सर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टेस्ट ज़्यादा लिखे जाते हैं, उनके अंदर जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये टेस्ट काफ़ी बड़े हैं। हार्मोन्स के अंदर बात करें खास तौर पे तो आजकल सभी रिकमेंड करते हैं कि आप 20 की एज में ही अपने कुछ बेसिक टेस्ट कराना शुरू कर दें। देखिए, खाली ब्लड टेस्ट के जरिए हम नहीं जान सकते कि किस तरह की हमें अंदर इलनेस चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें, किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो 35 की एज में करा सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए हम कैंसर से होने वाले रिस्क का भी समय से पता लगा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ लाइव। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटे, हु इज द डायरेक्टर ऑफ स्टार इमेजिंग। वेलकम सर टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, नॉट जस्ट द गवर्नमेंट सेक्टर, द गवर्नमेंट साइड, बट ऑल्सो द प्राइवेट प्लेयर्स। और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स काफी अच्छे से बूम किया है। और अगर हम नंबर्स भी देखें तो प्राइवेट कंपनीज व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स, व्हेन इट कम्स टू पैथोलॉजी, काफी अच्छे फिगर्स को टारगेट कर रही है। 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक का टारगेट है। So do you see this target? Do you see the companies achieving this target anytime soon? यस, तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि प्री पैंडेमिक एंड द पोस्ट पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक जो प्रिवेंटिव मार्केट की जो डिमांड थी दैट वाज अराउंड 5 to 6%। बट अभी पोस्ट पैंडेमिक अगर हम देखें पोस्ट कोविड, तो प्रिवेंटिव सेगमेंट लगभग 20% के करीब, अप्रोक्सीमेटली 20% से इंक्रीज हुआ है। जस्ट अगर हम देखें नंबर्स की बात करें तो स्टिल दी एनसीडीज इज द नंबर वन किलर, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसमें अगर हम बात करें फिर टॉक अबाउट इंडिया, डब्ल्यूएचओ का डेटा भी देखें तो इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज, फॉर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ रहे हैं। इवन अगर हम देखें अभी कैंसर के नंबर भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो वेलनेस सेगमेंट और प्रिवेंटिव सेगमेंट में नंबर्स काफी इंक्रीज हुए हैं, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, एल्डरली पॉपुलेशन भी जैसे ज्यादा है। एंड दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनेबल टूल्स आ गए हैं, जेनेटिक टेस्टिंग भी आ गए हैं। तो ओवरऑल प्रिवेंटिव, प्रिडिक्टिव और वेलनेस मार्केट का ट्रेंड अभी बढ़ा है, और अभी उसका नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज जो ऑनलाइन एग्रीगेटर्स भी आ गए हैं लाइक टाटा वन एमजी, हेल्दियंस, तो इससे भी वेलनेस सेक्टर को काफी बूम मिला है। एंड लोगों में अवेयरनेस भी ज्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट जैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन लोग लेते हैं, ऐसे ओवर द काउंटर आजकल लोग टेस्ट भी कराते हैं। तो जैसे अगर हम डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की बात करें, आपने कहा कि बड़ी कंपनीज आ गई, ऑनलाइन एग्रीगेटर्स आ गए, तो इसमें क्या जैसे स्टार की अगर हम बात करें तो क्या किसी भी कंपनी को प्राइस प्रेशर फील होता है? मतलब कंपटीशन किस तरह से बढ़ता है? बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टार्टअप्स तक अब इसके अंदर एंटर कर चुके हैं। पिछले कुछ टाइम पहले अगर हम देखेंगे, कोविड से, पैंडेमिक से कुछ टाइम पहले ही एक कंपनी हेल्दियंस नाम की एग्जांपल अगर मैं लूं, जी। आई थी और पिछले कुछ टाइम के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, तो अब उसने भी एक अच्छा खासा नाम अपना बिल्ड कर लिया। और अगर हम नाम ना भी ले तो अगर हम जनरल भी बात करें कि स्टार्टअप्स ने भी पिछले 5-6 साल के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, तो क्या ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज प्राइस प्रेशर के अंदर हैं या नहीं है? एंड हाउ डू दे कीप देमसेल्व्स रेलेवेंट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर इंडिया की बात करें, इंडियन डायग्नोस्टिक मार्केट की बात करें, डेफिनेटली प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, और लोगों को प्राइस का तो एक डेफिनेटली इम्पैक्ट रहता है। और जैसे हम बात भी करते हैं अफोर्डेबिलिटी की और एक्सेसिबिलिटी की, कंपटीशन का अगर जहां तक बात है तो देखिए, एक सेगमेंट है स्टार्टअप का,
जिसमें कि हम ऑनलाइन एग्रीगेटर की जैसे बात कर रहे हैं। दूसरा एक सेगमेंट है जिसमें अगर हम बात करें तो जैसा पोस्ट पेंडेमिक फार्मा ने भी इसमें एंटर किया है, जैसे ल्यूपिन डायग्नोस्टिक। इवन जो हमारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी कुछ चेन डायग्नोस्टिक के अंदर एंटर हुई है, अपोलो डायग्नोस्टिक, मैक्स लैब, इस तरह से। तो ओवरऑल डेफिनेटली इसमें ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अभी ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि अगर हम वैसे देखें इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को तो अप्रोक्सीमेटली 70% के करीब अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी और 30% ही हमारी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंपटीशन अभी विजिबल हो रहा है। पहले भी कंपटीशन था पर विजिबल हो रहा है, बट उसके साथ साथ अभी कुछ और स्टैंडर्ड फिक्स होंगे, कुछ एक्रीडिएशन के साथ लैब आ रही है, तो क्वालिटी पे और अधिक काम होगा। तो व्हाट आई फील कि इससे थोड़ा कंज्यूमर के लिए ये और बेटर रहेगा। और प्राइस सेंसिटिविटी की बात करें तो देखिए, इसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जो रूटीन के टेस्ट हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली कंपटीशन रहता है। जो बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी, केएफसी, विटामिन डी, बी 12, इन टेस्ट के ऊपर डेफिनेटली कंपटीशन रहता है। पर जो हाई एंड टेस्ट होते हैं या जो क्यूरेटिव टेस्ट होते हैं उनके ऊपर मैं समझता हूँ ज्यादा कंपटीशन नहीं है। उनके प्राइस ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज है और बाकी सभी लैब्स के वो रेट सेम है। सिमिलर है। सर हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये भी मेंशन था कि इंडियन डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है वो साल फाइनेंशियल ईयर 2028 तक करीब 25 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया की ही। तो 25 बिलियन डॉलर की इस इंडस्ट्री को होने में, एक तरफ हम ये कहते हैं कि रिपोर्ट्स इतनी बड़ी फिगर कोट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक्चुअल ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स देखें तो प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स की इतनी अवेयरनेस तक नहीं है। फॉरगेट मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो फिर भी है, बट व्हेन यू कम टू टीयर 2 टीयर 3 उतनी अवेयरनेस ही नहीं है। तो आपको ये जो स्टेटमेंट्स है काफी दूर है, मतलब ये जो ब्रिज है इस तरह, इसको किस तरह से आप गैप करना चाहेंगे, इस गैप को आप किस तरह से ब्रिज करना चाहेंगे, सॉरी। देखिए बिल्कुल इसमें एक जैसा मैंने आपको बताया है कि डायग्नोस्टिक एक फर्स्ट स्टेप है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट का, अगर हम बात करें। और डेफिनेटली अभी हम अगर टायर 2 टायर 3 सिटीज की बात करें तो वहां पर अभी भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज उस तरह से नहीं है अपग्रेडेड, अपडेटेड, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं किसी भी तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज के लिए। दूसरा, अभी अगर ओवरऑल हम पूरे सेगमेंट की बात करें तो फिर भी जैसा मैंने आपको बात की कि अनऑर्गेनाइज्ड है। और कुछ चीजें जैसे पैथोलॉजी सर्विसेज, तो अगर मैं बात करूं तो फिर भी आपका सेमी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में है। पर इसके अलावा अगर हम कंप्लीट इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक की बात करें, एमआरआई स्कैन, एक्सरे, तो ये सभी जगह पर अभी भी अवेलेबल नहीं है। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी देखें हम तो काफी हद तक जो हाई एंड टेस्ट की फैसिलिटी है वो नहीं है। तो ओवरऑल अभी डायग्नोस्टिक का काफी गैप है। जब पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी और ये जो गैप पूरी तरह से फिल होगा तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली इसमें नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ेंगे। प्रिवेंटिव सेगमेंट और वेलनेस भी साथ के साथ ग्रो कर रहा है। और जिस तरह से अभी काफी टेस्ट इस तरह के हैं जो स्क्रीनिंग के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे अभी लास्ट बजट के अंदर सिकल सेल एनीमिया के लिए टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो इस तरह के गवर्नमेंट के स्तर पे भी जब कुछ कैंप प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे जिसमें स्पेसिफिकली डिजीज को टारगेट करके उसको इरेडिकेट करने की बात की जाएगी, तो डायग्नोस्टिक्स के नंबर काफी बढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। सर अगर हम स्टार की ही बात करें तो आपने प्री पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक अपनी कंपनी के ही नंबर्स को किस तरह से डिफर होते हुए देखा है? क्या पोस्ट पैंडेमिक मार्केट, या फिर अगर हम स्टार की बात करें तो हैज इट रिकवर्ड, और इज इट स्टिल इन द रिकवरी फेज? हाँ, तो पोस्ट पेंडेमिक के दौरान अगर हम देखें तो हमारे जो नंबर्स थे वो डेफिनेटली जो कोविड के नंबर्स थे वो नंबर्स इंक्रीज हो गए थे। बट जो नॉन कोविड टेस्टिंग थी वो 2 साल तक काफी ड्रॉप रही थी। 2 साल के बाद अब जो नॉन कोविड टेस्ट है वो नंबर्स ऑलमोस्ट सेम आ गए हैं जो प्री कोविड थे।
कोविड के बाद डेफिनेटली डायग्नोस्टिक सेक्टर के अंदर कंपटीशन निश्चित तौर पे बढ़ा है। बट अभी अगर हम बात करें तो जो रीजनल प्लेयर्स है जैसे स्टार इमेजिंग है, तो उनके नंबर जो प्री कोविड में नॉन कोविड टेस्टिंग के थे वो उसी तरह के सिमिलर नंबर्स अभी आ चुके हैं। सर नंबर्स एज इन, अगर मैं रेवेन्यू की भी बात करूं तो क्या रेवेन्यू आप एक फाइनेंशियल ईयर या जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, आप उसमें क्या अपना टारगेट मान के चलते हैं? देखिए, डायग्नोस्टिक के अंदर सभी तरह से हमारे सीजन बेस्ड काफी चीजें होती है। जैसे हम मान के चलते हैं कि स्पेसिफिकली हमारा जो जून से लेके और सितंबर तक का टाइम होता है, उस समय सबसे ज्यादा पीक रहता है, और सितंबर अक्टूबर के बाद फिर वो नंबर्स थोड़े डाउन रहते हैं जनवरी तक। तो इसमें काफी वेरिएबिलिटी होती है। और ये वैसे टेस्ट आपको मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि जिस समय मॉनसून रिलेटेड इलनेस बढ़ती है उस समय नंबर्स डिफरेंट होते हैं, और जिस समय हम नॉर्मल जैसे विंटर्स की बात करते हैं, हेल्दी सीजन रहता है, तो उस समय नंबर ड्रॉप करते हैं। बाकी हाँ, ये जरूर रहता है कि इंटीग्रेटेड मॉडल के अंदर खास तौर पे रेडियोलॉजी में उतना फास्ट लेवल पे स्केल नहीं होता जिस तरह से स्टार इमेजिंग भी स्केलिंग कर रहा है। बट हाँ, स्टार इमेजिंग का जो अभी का टारगेट है वो पीपीपी मोड के थ्रू इसको और ज्यादा स्केल करना है। जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर अपना पीपीपी मॉडल शुरू किया है, और उसके बाद हम 10 सेंटर्स और ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी रीजनल एरिया में डेफिनेटली मार्केट सेचुरेटेड रहती है, पर अभी हम सेमी अर्बन एरिया टायर 2 टायर 3 सिटीज के अंदर अभी पेनिट्रेट कर रहे हैं। सर आपने जैसे बोला कि मॉनसून के टाइम पर ये नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो अ, ऐसे कोई इलनेस या ऐसे कोई टेस्ट जो आपने देखा है कि पिछले 1-2 साल के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली लोग करा रहे हैं, कोई नया ट्रेंड, अगर आपने कोई डिजीज ट्रेंड, कोई इलनेस ट्रेंड आपने उभरते हुए देखा हो पिछले कुछ टाइम के अंदर? आप पिछले अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो आजकल जिस तरह से बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशन भी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मॉनसून के अंदर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, डेंगू टेस्टिंग, ये सब बढ़ जाते हैं। पर अदरवाइज हम देखें तो थ्रू आउट ईयर आजकल अदर रेस्पिरेटरी इलनेस थ्रू आउट ईयर हमें उसके टेस्टिंग करने को मिलते हैं। और दूसरा जो क्रॉनिक इलनेस और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो टेस्टिंग है उसके नंबर काफी कंपैरेटिवली बड़े हैं। जैसे प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी के कैंसर वाले टेस्टिंग बड़े हैं डेफिनेटली, और कार्डियक केयर वाले टेस्ट भी डेफिनेटली बड़े हैं, जिसके अंदर अ, हम बात करें जैसे इको टेस्ट, टीएमटी टेस्ट, एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी, इन टेस्ट के अंदर पहले प्री पैंडेमिक से ज्यादा बढ़ोतरी आई है। ये जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जितने भी इमेजिंग सेंटर्स हैं, पैथ लैब्स हैं, यहाँ का मोस्ट सेलिंग टेस्ट कौन सा होता है? मतलब जो एक एवरेज दिन में कई सौ लोग करा लेते हैं, विच इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट जो यूजुअली लोग कराते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, एक शुगर टेस्ट की हम पहले बात करते थे, बट शुगर के लिए जैसा अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, आजकल घर पर लोग कर सकते हैं ग्लूकोमीटर से, और भी पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट इस तरह के अवेलेबल है। तो वो लैब में कम हुआ है जो पहले ज्यादा हुआ करता था। अभी लैब में अगर हम बात करें तो जो ओवर द काउंटर टेस्ट लोग कराने आते हैं उसमें ज्यादा विटामिन डी एंड बी 12 के बारे में जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, तो उन टेस्ट के नंबर में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट 50% के करीब वो टेस्ट इंक्रीज हुए हैं। और वैसे अगर हम बात करें जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड टेस्ट ज्यादा लिखे जाते हैं उनके अंदर जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल के लिए ये टेस्ट काफी बड़े हैं। हॉर्मोन्स के अंदर बात करें खास तौर पे तो थायराइड टेस्ट के नंबर्स काफी ज्यादा बड़े हैं। कोई ऐसे टेस्ट जो एज एन एक्सपर्ट, एज एन डॉक्टर, आपको लगता है कि लोगों को फ्रीक्वेंटली कराते रहना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कुछ थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशंस में कराते रहना चाहिए जो यूजुअली लोग नहीं कराते? अ टेस्ट दैट पीपल शुड गेट डन। एग्जैक्टली तो इसमें थोड़ा सा एज स्पेसिफिक हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज पहले कुछ हम टाइम में बोलते थे कि आपको इस एज के बाद ये टेस्ट कराने चाहिए, पर अभी एज ऐसा क्राइटेरिया नहीं हुआ। जैसा हम आजकल यंग हार्ट अटैक देख रहे हैं, और भी हम जैसा देखते हैं कि फिटनेस, आप फिट दिख रहे हैं फिजिकली, फिर भी स्ट्रोक या हार्ट अटैक इस तरह के इंसिडेंट काफी ज्यादा बड़े हैं।
तो इसमें आजकल सभी रिकमेंड करते हैं कि आप 20 की एज में ही अपने कुछ बेसिक टेस्ट कराना शुरू कर दें, जिसमें एटलीस्ट आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अपना कोलेस्ट्रॉल, लिपिड लेवल अपना जरूर जान लें। बट यहाँ पर एक चीज ये समझना जरूरी है कि कई बार हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है, जैसे कि आजकल हम कई बार इस तरह की मार्केटिंग देखते हैं कि इतने अमाउंट के अंदर इतने टेस्ट करा लें, जैसे कि 100 टेस्ट करा लें, 75 टेस्ट करा लें। ये थोड़ा सा इसमें कई बार कंफ्यूजन बनी रहती है। देखिए, खाली ब्लड टेस्ट के जरिए हम नहीं जान सकते कि किस तरह की हमें अंदर इलनेस चल रही है, और बहुत सारी चीजें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डायग्नोस नहीं कर सकते। तो प्रिवेंशन की जब बात करते हैं तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच उसमें होनी जरूरी है, रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। कुछ चीजें होती है, जैसे स्टार इमेजिंग में भी किया जाता है एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर, जिसमें आपके एटलीस्ट रिस्क हम जान लें, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका डाइट कैसी है, आपकी क्या फैमिली हिस्ट्री में किसी तरह का कोई इलनेस तो नहीं है, हार्ट डिजीज, कैंसर या स्ट्रोक की हिस्ट्री तो नहीं है। तो इन चीजों को देख के फिर आपका टेलर मेड टेस्ट आपको एडवाइस किए जाते हैं। बट कॉमन टेस्ट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ब्लड शुगर में भी HbA1c टेस्ट हमें कराना जरूरी है, जिससे ये पता लग जाए कि कहीं हम प्री डायबिटिक तो नहीं है। और क्योंकि अगर प्री डायबिटिक स्टेज में हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो वो रिवर्स हो जाता है। और अपना एक कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ये आपको 20s में करा लेना चाहिए। सबसे ज्यादा जो एबनॉर्मल टेस्ट हमें दिखते हैं, जिस तरह से रिजल्ट दिखते हैं, वो हमें 30s के अंदर दिखते हैं, क्योंकि 30s में एक उस तरह का प्रेशर होता है, प्रोफेशनल प्रेशर भी होता है, और आपका वैसे भी आपकी कई तरह के आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं। तो उसमें आपको कुछ सर्टेन टेस्ट, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, तो इको, स्ट्रेस इको, आपको ये टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप कोई हैवी एक्सर्शन वाली एक्टिविटी करते हैं, आप जिमिंग करते हैं, तो उससे पहले भी आपको कुछ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप ट्रेडमिल कर रहे हैं या कोई भी हाई इंटेंसिटी वाली वेट लिफ्टिंग ये सब कर रहे हैं, तो ये भी चेक करना जरूरी है कि आपका हार्ट उसके लिए फिट है कि नहीं है। तो उसके लिए फिर स्ट्रेस इको ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उसको आप करा सकते हैं, ताकि आप जान लें और किसी भी तरह की इमरजेंसी को आप अवॉइड कर सके। कैंसर के जैसे नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कैंसर के लिए कुछ स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल है, क्योंकि कैंसर में जैसा हम सभी जानते हैं कि जितना अर्ली हम डिटेक्ट कर लेंगे उतना वो क्योर भी हो जाएगा और पूरी तरह से ट्रीट भी हो जाएगा। तो उसमें जैसे फीमेल्स के अंदर बात करें तो मैमोग्राफी और पैप्समियर टेस्ट, पैप्समियर टेस्ट 21 की एज से आप करा सकते हैं, मैमोग्राफी आप 40 की एज में करा सकते हैं। बट अगर हाई रिस्क है, किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो 35 की एज में करा सकते हैं। मैन में देखें हम, पुरुषों में, तो उनको 45 की एज के बाद अपना प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग के लिए एक PSA नामक टेस्ट होता है, वो कराया जा सकता है। तो ऐसे कुछ कॉमन कैंसर है जिनके लिए हम हमारे पास स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल है, जो सबको कराने जरूरी होते हैं। डॉक्टर, जैसे अगर हम एक्सपेक्टिंग मदर्स, प्रेग्नेंट महिलाओं की अगर बात करें तो उनके लिए भी आप एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दें कि किस तरह के टेस्ट उनके लिए जरूरी हैं और उन्हें जरूर कराने चाहिए। हाँ, देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि ऑलरेडी वो गायनी के टच में रहते हैं, और जिस तरह से गायनी उनको एडवाइस करते हैं उस तरह के उनके टेस्ट अवेलेबल होते हैं। उसमें सभी तरह के स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जिसमें मेनली अल्ट्रासाउंड होते हैं, और कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग टेस्ट भी होते हैं कि बच्चे के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, तो उसके लिए भी टेस्ट अवेलेबल होते हैं। बाकी फीटल इको बच्चे के हार्ट के लिए, तो इस तरह के टेस्ट पर वो गायनी आपका रिस्क को देखते हुए और बाकी फैक्टर्स को देखते हुए, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर आमतौर पे सेल्फ टेस्टिंग नहीं होती है, वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही होते हैं टेस्ट, तो उसमें आपकी गायनी ही सजेस्ट करती है। बाकी ये जरूर है कि कुछ टेस्ट हैं, जैसे अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो उसके बाद आपकी बोन्स वीक होना शुरू होती है, तो वहां पर एक टेस्ट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको हम बोन डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, डेक्सा BMD। तो उससे पता लग जाता है कि कहीं आपकी बोन्स में कैल्शियम लॉस, कैसा हो रहा, बोन की डेंसिटी कहीं लूज तो नहीं हो रही।
तो बीएमडी टेस्ट उनके लिए जरूरी हो जाता है उस सर्टेन एज के बाद। बाकी कुछ लोग जो हाई रिस्क में है, लाइफस्टाइल जिनका ठीक नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है, या फिर अगर हम बात करें उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े रहते हैं, वेट ठीक नहीं है, ओबीज हैं, उनको किसी भी तरह का कोई अगर सिम्टम लगता है या सिम्टम ना भी लगे तो जैसे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिससे किसी भी तरह का कोई प्लाक फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, उसको डायग्नोस किया जा सकता है। और अभी रिसेंटली जो एक स्टडी की गई थी खासतौर पे दिल्ली के अंदर, या अगर इंडिया में भी बात करें तो जैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, ओवरऑल ओबेसिटी नहीं है बट एब्डोमिनल फैट काफी ज्यादा है, तो फिर उनको जरूरी है कि एक अपना अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन टेस्ट, जिसके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं फैटी लिवर है कि नहीं है, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के भी मामले बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए फैटी लिवर को जांचने के लिए टेस्ट कराना जरूरी होता है, जिसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं, ताकि आप उसको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, अपनी डाइट को करेक्ट करके उसको ठीक तरीके से आप रिवर्स कर पाएं। तो ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो अगर हम समय रहते करा लें तो उससे काफी हद तक कई तरह की जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग वाली डिजीज है उनसे हम टाइमली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल जेनेटिक टेस्टिंग भी काफी पॉपुलर है और उसका भी काफी बेनिफिट है। जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए हम कैंसर से होने वाले रिस्क का भी समय से पता लगा सकते हैं। आपका फिटनेस रिलेटेड टेस्ट भी आजकल यंगस्टर में, यूथ में, जेंजी में काफी पॉपुलर है, जिसमें सभी तरह के हार्मोन टेस्ट होते हैं, आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। तो इस तरह के टेस्ट भी आजकल काफी ट्रेंड में आ रहे हैं, जिनको हम प्रिडिक्टिव टेस्ट कहते हैं। मतलब प्रिडिक्टिव आपका प्रिवेंटिव से पहले हो गया कि प्रिवेंटिव तो फिर भी हम ठीक है डिजीज के होने से पहले कराते हैं, पर डायग्नोस्टिक टेस्ट तो जब हो गए जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान दें। अगर प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका जो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट का खर्चा है वो काफी मिनिमाइज हो जाता है। डॉक्टर, मैं आपसे यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग टेस्ट इसलिए भी नहीं करा पाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि टेस्ट का मेडिक्लेम नहीं मिलेगा, इसका तो रीइंबर्समेंट नहीं होगी, और टेस्ट कराएंगे बहुत खर्च हो जाएगा। बिकॉज यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि या तो वो एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाएं तो थोड़ा क्लेम उनको मिल जाए। तो क्या इस तरह की हम फ्यूचर में इस तरह की कोलैबोरेशंस हम एक्सपेक्ट करते हैं जिसके अंदर हाँ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे टेस्ट इंक्लूडेड हों, या फिर कुछ इस तरह के प्रोविजंस इंक्लूडेड हों जो प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स को आगे और बूस्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर, कई पॉलिसीज के अंदर कुछ प्रिवेंटिव टेस्ट भी इनकॉर्पोरेटेड हो गए हैं, जो स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, कुछ उसमें ओपीडी सर्विसेज भी इंक्लूड है। बट हाँ, फिर भी अभी उस लेवल पर नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। बट हाँ, आपको एक्यूट टेस्टिंग करानी पड़ती है जब हॉस्पिटलाइज्ड अगर किसी भी कारण से किसी को होना पड़ता है, तो वहां पर तो सभी तरह के टेस्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। बट प्रिवेंशन पे बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारा हेल्थ केयर का जो पूरा खर्चा होता है या किसी भी डिजीज का हमारा खर्चा होता है, प्रिवेंशन में सिर्फ 5% होता है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि आपको क्वालिटी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस डायग्नोस के ऊपर आपका 95% के करीब जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो सब डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट जो बेसिक प्रिवेंटिव है, जो रिकमेंडेड है, वो आपको कराने बहुत जरूरी है। बट हाँ, आगे आने वाले समय के अंदर अगर जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है वो प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक के दायरे को भी अपने अंदर लेकर आएगा, तो काफी हद तक पेशेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और ऑफ कोर्स बीइंग द यंगेस्ट कंट्री इंडिया वर्ल्ड वाइड में, तो उसके और भी यूथ अगर टाइम से ही उन्हें पता चलेगा कि आप बीमारी है तो वो डेफिनेटली अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली एज वेल। वेल, थैंक यू जी। सो मच डॉक्टर। हमने काफी सारे टेस्ट की बात करी, किस तरह से प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स इंडिया में बूम कर रहा है और किस तरह से लोगों को टाइम पे एहतियात बरतनी चाहिए, थोड़ा अपने लिए चेक्स रखने चाहिए और किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए।